नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और चर्चा गपशप कानाफूसी पर आधारित भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। एक समय पर हमारा नारा था बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने भारत की तस्वीर को बुलंद के बजाय बदरंग कर दिया है और जो तस्वीरें दिखती हैं उनसे लोगों की आंखें छलक जाती हैं, दर्द होता है और देखने की हिम्मत नहीं होती। लोग 500-500 हज़ार किलोमीटर पैदल चल कर आ रहे हैं, उनको पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बेदम होकर सड़क पर गिर जा रहे हैं, कोई सूटकेस पर सो रहा है तो कोई माँ बाप के कांधों पर। गरीबी अभिशाप है ये कहा जाता था और हमारी पीढ़ी ने शायद इसको अपनी आंख से अब देखा है। माँ बाप के सामने बेबसी ये है कि वो खुद चलें, बोझा ला दें, सामान ला दें और बच्चों को भी लाद के कैसे चलें। उनकी भी जान निकल रही, रास्ते में कई लोग दम तोड़ रहे हैं। पैदल चलते चलते भूख प्यास से जीवन के सबसे बुरे दौर से हिंदुस्तान का मजदूर गुजर रहा है। मजदूर और किसान भारत की जीवन रेखा कहे गए हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखती हैं इसकी कभी कल्पना नहीं की गई होगी कि बैलगाड़ी में बैल की जगह आदमी जुता हो। शायद हमारी पीढ़ी ने ऐसी तस्वीर कभी देखी नहीं होगी। जिनके जीवन में खुशियों की रेखा मिट चुकी है, जिनका ये संघर्ष पता नहीं कब ख़त्म होगा, उनके मन में क्या चल रहा है। उनके जेब में पैसे नहीं हैं, उनके पैर में चप्पल नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है। कैसा महसूस होता होगा शायद ज़िंदगी उनकी नज़रों से देखने के और सोचने का जो तरीका है, अगर हम उसमें जा पाते तो शायद दुनिया का सारा दर्द दिखा पाते। पूड़ी के पैकेट के लिए, बिस्किट के एक पैकेट के लिए मारपीट, छीना झपटी बड़े बड़े लोगों में क्यों हो रही, कैसे हो रही है? ये मानवीयता के लिए कितने बड़े दुर्दिन की तरह है। ये सब तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तस्वीरें भयावह हैं, दर्द देने वाली हैं, दुख देती हैं, हिम्मत नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्यों इन तस्वीरों से एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि अगर अटैची पर सोता हुआ बच्चा जा रहा है तो हमारे जो अधिकारी हैं उनको ये तस्वीरें क्यों नहीं झकझोरती हैं? उनको क्यों नहीं इनके लिए व्यवस्था करने की सूझती है? खाना खिलाकर, उनको बस में बिठाकर, उनके पैरों में चप्पल पहनाकर उनके घर तक भेजा जा सकता है। सरकार की कोशिश है, ऐलान है, तमाम धर्मार्थ संगठन है और तमाम उदारवादी लोग भी हैं। लेकिन दर्द है कि ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें खत्म हो नहीं रही हैं। एक खत्म होता है, 500 लाइन लगाए खड़ी हैं। ईश्वर से हम कामना करेंगे कि ये संकट जल्दी खत्म हो, लोग अपने घरों तक सुरक्षित पहुँचें, उनके अपने परिवार के साथ वो सुरक्षित रहें, बच्चों के जीवन में फिर से खुशहाली आए, वो खेले कूदें। जिन बच्चों के पैरों में छाले हैं, जो भूख से बिलख रहे हैं, उनको जल्दी ही भोजन मिले, आराम मिले। अगर देखा जाए तो कोरोना जैसी महामारी और विपदा का असर जो है वो सरकारी अफसरों पर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। गरीब बर्बाद हो गया, मजदूर सड़कों पर पड़ा है, बेहाल है, भूखा प्यासा नंगा है। लेकिन सरकारी अफसर जो है वो अपने सनक के आगे, उनको ना तो किसी का दर्द की चिंता है और ना किसी के कष्ट की परवाह। अब ताज़ा मामला यह है कि परिवहन विभाग ने कहा कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं हवाई अड्डे पर, उनसे टैक्सी का जो किराया है वो 10,000 रुपया लिया जाएगा। हिंदुस्तान में अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाओ तो 10,000 रुपया किराया नहीं लगेगा। अगर कोई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और लखनऊ तक आए तब भी शायद 10,000 रुपया किराया टैक्सी का नहीं पड़ेगा। लेकिन यूपी के जो अफसर हैं, एमडी हैं यूपी परिवहन निगम के राजशेखर, उन्होंने कहा कि जो लोग टैक्सी लेंगे उनको 10,000 रुपया किराया चुकाना होगा और जो लोग बस में आएंगे उनको 1500। लिखा पढ़ी में यह आदेश हुआ। तो क्या ये कोरोना संकट में जो विदेश से आए या जो बाहर से आए उनको लूटना है, खजाना अपना भरना है? तमाम सारे सवाल खड़े हुए। सरकार की बड़ी किरकिरी हुई
और जब मीडिया में खबर बनी तो ये बैकफुट पर आ गए। परिवहन विभाग बैकफुट पर आ गया, परिवहन मंत्री को पता नहीं। एमडी ने अपना आदेश वापस लिया और कहा कमेटी बनाएंगे। हम आप जब अपने घर से कहीं यात्रा करते हैं तो कोई भी चाहे छोटी कार लें या इनोवा लें, तो छोटी कार 10-11 रुपया किलोमीटर लेती है, इनोवा कार या कोई बड़ी गाड़ी और वो 15-17 रुपया किलोमीटर लेती होगी। अगर हम इस नज़रिए से भी देखें तो कोई भी व्यक्ति जो टैक्सी लेगा एयरपोर्ट से उसको 5-6 हज़ार मैक्सिमम पे करना पड़ेगा मैक्सिमम। लेकिन यहाँ इसे वसूली का नोच लेने का साधन बनाया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक और तो परिवहन विभाग लाखों लाख मजदूरों को और जो लोग प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, पलायन करके आ रहे हैं, जो अपने गांव को जा रहे हैं, उनको घरों तक पहुंचा रहा है, निःशुल्क पहुंचा रहा है। दूसरी ओर ये पैसा वसूलने की तरकीब जुटा रहा है। इससे पहले जब दिल्ली से मजदूर आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से आए तो उनसे भी पैसा वसूला गया। तो ये क्यों ऐसा आदेश अफसर निकालते हैं? क्या अफसर ही सब कुछ हैं? मंत्री और सरकारें सब खाली टकटकी लगाए उनके फैसलों को देखेंगी? सम्मान करने वाले ये जान लें कि जवाबदेही उनकी है। आइडिया देने वाले हर सरकार में मौज करेंगे। अफसर को हर जगह पोस्टिंग मिलती रहेगी, उनको चाहे भाजपा की सरकार हो या सपा की आए या कांग्रेस की आए, उनको हर सरकार में मलाईदार पद मिलता रहेगा। जिसे मरना है, जिसको पैसा पेट करना है, जिसको चूसना है, वो सब आरोप सरकार झेलेगी और वही जवाब देगी। जिन्हें हम खाना न खिला सकें, जिनके पैरों में हम चप्पल न पहना सकें, उनकी जेब हम ब्लेड लगा के काट लें, तो क्या सरकारी तंत्र किसी पाकिट मार से कम है या जेब कतरी चल रही है? तमाम सारे सवाल है, जवाब देना सरकार के अफसरों को और सरकार को है। लेकिन ऐसे चूक सबसे बड़ा डेंट सरकार को ही लगाती है। कोरोना महामारी ने जहां हमारे देश के तमाम तस्वीरें दिखाई हैं, कई अफसरों के कारनामे उजागर हुए हैं, तो सरकारों की जो संवेदनशीलता है, और कई सारे अफसर भी ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है। हम बात कर रहे हैं 2012 बैच के आईएएस अफसर हैं रवीश गुप्ता, जो इस समय संत कबीर नगर जैसे एक छोटे से जिले के डीएम हैं। ये अधिकारी असली में मजदूरों और गरीबों का हमदर्द निकला। देवरिया में पैदा हुए वहाँ के निवासी हैं रवीश। इन्होंने बीटेक कर रखा है, यानी कि इंजीनियरिंग और एमबीए। लेकिन जो जिलाधिकारी के बंगले में बैठकर 56 भोग का स्वाद ले सकता हो, उसे इस महामारी में, ये कहा जाए इस संकट के समय में, वो खाना नहीं भाया। वो रोज़ कम्युनिटी किचन का खाना खाता है। कम्युनिटी किचन वो चीज़ है जहाँ पर हमारे मजदूरों का खाना बन रहा है। अगर एक जिला अधिकारी इतना संवेदनशील है तो निश्चित ही वो योगी सरकार के काम में 4 चांद लगाएगा। रवीश गुप्ता प्रतिदिन क्वारंटीन सेंटरों में जाते हैं, वहाँ मजदूरों के साथ बैठते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और वहीं खाना खा रहे हैं। इसके पीछे मकसद 2 है। एक तो खाने की गुणवत्ता जांच उठती है, जिससे कि खाना बनाने वाले सजग हैं। दूसरा, मजदूर ये समझता है कि डीएम हमारे बीच में है, सरकार के साथ उनका संवाद सीधा है। यही कारण है कि सारे क्वारंटाइन सेंटरों में, संत कबीर नगर में मजदूरों को, गरीबों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है। खुशी की बात है, अच्छा लगता है कि कोई अफसर इतना संवेदनशील है। और अपने नौकरी के प्रारंभिक चरण में रवीश गुप्ता ने जो मिसाल कायम की है, वो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मठाधीशों के लिए, जो बड़े बड़े विभागों के प्रमुख हैं, उनके लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है कि ऐसे अफसरों को सम्मान दीजिए जो हमारे और आपके दर्द को समझते हैं। गरीब का दर्द जिसने समझा, जीना उसी का है जो औरों के काम आए, तो जिसने ये बात जाना है वो लोगों के बीच में रहता है। योगी सरकार को भी ऐसे अफसरों को सम्मानित करना चाहिए कि जिनके जीवन में दूसरों का दर्द, परहित का धर्म सबसे बड़ा है, और ऐसे लोगों का भारत समाचार भी सम्मान करता है। रवीश गुप्ता जैसे कोरोना वॉरियर को, उनके जैसे डीएम को, आईएएस अधिकारी को हम सलाम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी खबरों से और प्रेरणा मिलेगी और अधिकारी इसको उदाहरण मानकर अपने जिलों में भी इस तरह की व्यवस्था लागू करेंगे।
पंजाब से पैदल चलकर झांसी जा रहा वो परिवार, जिस पर एक बच्चा सूटकेस पर सो रहा है, आगरा की वो तस्वीरें थी जो वायरल हुई। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। लेकिन वहाँ के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह की बात निराली है। प्रभु नारायण ने कहा, ये कोई नई बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बचपन में उनके पिताजी भी इस तरह से करते थे और वो लोग भी अटैची पे बैठ के कई बार गए हैं। एक अफसर का ये बयान संवेदनहीन है, जो अपने मातहतों, खासतौर से पीसीएस अफसरों से गुलामों जैसा व्यवहार करता हो, जो अपने वरिष्ठ अफसर कमिश्नर तक को सम्मान न देता हो। आज उसके नेतृत्व में आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट जिला है, जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं। 1000 के करीब हम वहां का आंकड़ा छूने जा रहे हैं। तबाही मची हुई है। लेकिन ना तो डीएम साहब की स्टाइल में कोई फर्क आया, ना उनके तौर तरीकों पर आया। और आए भी क्यों कि जिसको सीधे एनटीपीसी बिजली मिल रही हो, पंचम तल का आशीर्वाद हो, उसका मुख्य सचिव और कमिश्नर मिलकर क्या बिगाड़ लेंगे। सरकारों में अगर इस तरह के मैसेज जाते हैं तो पारदर्शिता की बातें वहां पर बेईमानी हो जाती है, क्योंकि अफसर वहां का आशीर्वाद लेने के बजाय अपने आप को स्वयंभू घोषित कर लेता है और वो जानता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चाहे मेयर आरोप लगाए, चाहे वहां के अधिकारी लगाएं, चाहे जनप्रतिनिधि लगाएं। लेकिन आज बात संवेदनशीलता की है कि कभी जीवन में कल्पना नहीं की गई थी कि कोई बच्चा इस तरह से, चाहे गरीब से गरीब का हो, थक कर चूर होकर पैरों में छाले पड़ जाएं और वो अटैची पर सो जाए और माँ उसको एक कपड़े के सहारे खींचते हुए ले जा रही है। बच्चा जरा भी लुढ़क जाए तो नींद में गिर जाए, सड़क पर सर फट सकता है, उसके जीवन को खतरा भी हो सकता है। लेकिन क्या एक अधिकारी इतना महत्वपूर्ण है जो लाखों लोगों के जीवन उसके सामने दांव पर लगाया जा सकता है? वो ईमानदारी की बात करता है, लेकिन व्यवहार लोगों से तानाशाही वाला करता है। उसके सामने सारे अधिकारी बौने साबित हो रहे हैं, नियम कानून से वो ऊपर है। संवेदनहीनता का चरम देख रहे हैं आप। तो इस तरह की अगर स्थितियां हैं तो हम ऐसी सरकारों को लोकतांत्रिक सिस्टम में कहेंगे, या ये कहेंगे कि ये लोकतंत्र का अधिनायकवाद है कि हमने जो फैसला कर दिया, जिसे रख दिया, वही श्रेष्ठ है, वही सही है। तमाम सारे सवालों पर जनता को मंथन करना होगा, क्योंकि हम एक संवेदनशील समाज में जीते हैं, जहां हमारी जवाबदेही है सबके लिए, जहां दूसरों के दुखों से हमें कष्ट होता है और उन कष्टों को दूर करने के लिए तंत्र बना है। उस तंत्र में अफसरों की जिम्मेदारी है, लेकिन वो फिक्स कब होगी, इसका ना तो कोई समय है और ना ही कोई आसार नजर आ रहा है। वो बातें तो बहुत उच्च कोट की करते हैं और अनुशासन की पार्टी माने जाते हैं, लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी विधायकों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। मामला महोबा के चरखारी और बहराइच का है। विधायकों ने खुलेआम यह आरोप लगाए हैं कि उनके यहाँ के डीएम एसपी लूट खसोट कर रहे हैं, वहाँ दलाल सक्रिय हैं, जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। पहले सीतापुर के राकेश राठौर का ऑडियो वायरल हुआ, बम फूटा, उनको नोटिस जारी हो गई, उन्होंने खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब महासी के विधायक सुरेश्वर सिंह हैं, उनका वीडियो सबके सामने आया और वो कह रहे हैं कि जिले को खुलेआम लूटा जा रहा है, चौकी इंचार्ज 2-2 हज़ार रुपया लेके दुकानें खुलवा रहा है और एसपी वहाँ विपिन मिश्रा बड़े ईमानदार माने जाते हैं। तो अगर चौकी इंचार्ज और थानेदार माल लेता है तो देता किसको है? और चरखारी के विधायक ब्रिजभूषण राजपूत, उन्होंने तो जूता चप्पल तक की बात कह दी, अनाड़ी चोर दलाल तक कह दिया। ये पार्टी विद डिफरेंस के लोग हैं, जिनके यहाँ अनुशासन बहुत मायने रखता है, जो देवता तुल्य कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान करते हैं। अब वहाँ नाराजगी इस तरह खुलकर आ रही है, तो ये जो देवता तुल्य के प्रतिनिधि हैं, क्या ये देवता तुल्य लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, या जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उन तक उनकी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं? जनप्रतिनिधियों के पास तो हर तरह का फीडबैक आता है, विधायक से हर तरह के लोग मिलते हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे
विभिन्न जातियों के लोग हों, चाहे किसान हो, गरीब हो। अब अगर वो आरोप लगा रहे हैं और सत्ताधारी दल से हैं तो ये सोचना होगा सरकार को कि ऐसे कौन लोग हैं, कौन अफसर हैं जिन पर वो कार्रवाई करे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि बीजेपी की सरकार में अधिकारियों ने जिस तरह से एक परसेप्शन बनाया है कि जनप्रतिनिधि नहीं, अफसर सही है और उसकी हर बात सही है, उसका हर काम सही है, वो कहीं ना कहीं खटकता है कार्यकर्ताओं को और विधायकों को। लेकिन जब अपने घर से आवाज़ उठती है तो बात गंभीर है। अगर आज नहीं सुनी गई तो कल, अभी तो डाली हिली है पेड़ की, कल जड़ हिल जाएगी, पूरा पेड़ हिल सकता है। तो लिहाजा अब ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बीजेपी जो इतना बड़ा वटवृक्ष बनी है उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा उसको मैंडेट है, उसके सरकार के अधिकारी अगर उनके जनप्रतिनिधियों को अपमानित कर रहे हैं या उनकी बात को इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टकराव होने से पहले इसको संभाला जाना चाहिए। तमाम पहले भी मामले आए कई सारे विधायकों के, अभी भी आ रहे हैं। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो चुनाव तक ये और बढ़ेगा। एक साल बाद शायद तस्वीर बीजेपी के कंट्रोल में ना हो। योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने कहा था कि हम पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्ति के साथ काम करेंगे। बात भी सही है। उत्तर प्रदेश में जो पहले सरकारें थी, बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि यहाँ तो तबादला उद्योग चलता है और उसके नाम पर जमकर वसूली होती है। अब ताज़ा मामला ये आया है कि यूपी में पैसा लेकर डीएम की पोस्टिंग होती है। सनसनीखेज मामला है। एक ऑडियो वायरल हुआ है पीयूष अग्रवाल के नाम के व्यक्ति का, और कहा जा रहा है कि ये विशेष सचिव स्तर के अधिकारी जो आईपी पांडे हैं उनकी पोस्टिंग के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की गई। आईपी पांडे इस समय आबकारी विभाग में विशेष सचिव हैं। उनका कोई रिश्तेदार एक पीयूष अग्रवाल नाम के एक दलाल से बात करता है जो कहता है कि मेरे तार सीएम कार्यालय से जुड़े हुए हैं। वो दो लोगों का नाम भी लेता है, दोनों सिंह हैं। अब पहले अजय पाल शर्मा प्रकरण खुलासा हुआ कि साहब 20 लाख 40 लाख 1 करोड़ रुपया लेके आईपीएस की पोस्टिंग हो रही है। उस पर फिर लेडीज़ कनेक्शन जुड़ गया, उसमें लड़की का भी मामला आ गया। फिर वो मामला ठंडा हुआ तो अब इधर नया किस्सा आ गया। सवाल ये है कि सरकार में जब पारदर्शिता की पूरी बात है तो पैसा कौन ले सकता है और किसके नाम पर ले सकता है, और देने वाला कौन है और किसके नाम पर दे रहा है और क्या किस उम्मीद में दे रहा है। एक चीज़ तो साफ है कि आईपी पांडे जिलाधिकारी नहीं बन पाए, लिहाजा दलाल का जो झूठ था वो खुल गया और वो पोस्टिंग नहीं करा पाया। तो सरकार अपनी पारदर्शिता की नीति पर तो कायम रही, लेकिन जिस तरह से अफसरों को बेवकूफ़ बनाकर उनको लूटने की व्यवस्था है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इनके तार जुड़े हैं और वो जिनका जिनका नाम फ्लोट करते हैं। क्या इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि ये जिनका नाम ले रहे हैं वो उनसे कनेक्टेड हैं कि नहीं हैं, और अगर वो पैसा लेते हैं किसी की पोस्टिंग के नाम पर तो क्या उन्हें पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। बहुत गंभीर मामले हैं, क्योंकि दलाल ने सीएम कार्यालय से जुड़े 2 लोगों का नाम भी लिया है। आने वाला वक्त चुनाव का वक्त है। अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात आएगी तो योगी सरकार पर भी लोग कीचड़ उछालेंगे कि जिसने पारदर्शिता की बात की थी वहाँ भी कहीं ना कहीं कमी रही। तो उम्मीद ये की जाए कि इस पूरे मामले में सरकार एक उच्च स्तरीय जाँच कराएगी, जिससे कि जिलों में डीएम के पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के नाम पर क्या वाकई पैसा लिया जा रहा है इसका खुलासा हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा वर्ग इस सच्चाई को जानना चाहता है। जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें इनाम दिया जा रहा है, और जो इनाम के हकदार थे उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब बिजली विभाग के पीएफ घोटाले को ले लीजिए, 4300 करोड़ का एक घोटाला है। ईओडब्ल्यू ने इसकी जांच शुरू की, 7 लोग अरेस्ट किए गए। आलोक कुमार जो चेयरमैन और प्रमुख सचिव थे और अपर्णा यू जो एमडी थी, दोनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, उनको सज़ा नहीं, उनको इनाम मिला, उनको और प्राइम पोस्टिंग दी गई। बाकी नीचे के लोगों को तलवार से काटा गया। चलिए, ईओडब्ल्यू राज्य की संस्था थी,
सरकार ने कहा कि हम पारदर्शिता के साथ इस भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और उन्होंने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने जांच शुरू की। पिछले दिनों आलोक कुमार और अपर्णा यू से सीबीआई ने पूछताछ की, लंबी पूछताछ की, और अब इस घोटाले में उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। लेकिन इसके साथ एक सवाल और आया है कि यूपी में जो सीबीआई जांच है, इसी तरह की 13 और अधिकारी हैं जो विभिन्न मामलों में सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। उनको सरकार ने पोस्टिंग नहीं दी। आलोक कुमार और अपर्णा यू भी सीबीआई जांच में आ गए हैं और वो प्राइम पोस्टिंग पर हैं। आलोक कुमार प्रमुख सचिव उद्योग हैं और अपर्णा यू सचिव सिंचाई हैं। तो आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों है भाई? जब अभय के ऊपर सीबीआई जांच है, अजय यादव पर है, विवेक पर है और तमाम सारे अफसरों पर है, उनको सरकार मानती है कि ये बेईमान है, भ्रष्ट हैं, चोर हैं, इनको अलग रखो। और आलोक कुमार और अपर्णा यू में ऐसा कौन सा लाल लगा है कि सीबीआई जांच करे और 10,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ के घोटाले वाले इनाम पाएं और जो 2 करोड़ 4 करोड़ का कहीं कोई आर्थिक नुकसान या कोई मामला है उसको सूली पर लटका दो। जो हैं तिस्ने लब उन्हें कम से कम, और जिन्हें प्यास कम उन्हें दम पे दम। ये जो व्यवस्था चल रही है कि जो बहुत प्यासा है उसको पानी न पिलाओ और जो कहा है हमारा गला एकदम तर है उसको 2 गिलास और पिला दो। ये व्यवस्था बताती है कि सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको गुमराह कर रही है। पवन कुमार, अजय यादव सहारनपुर में डीएम थे तो कहा गया कि इन्होंने खनन पट्टा में गड़बड़ी कर दी। विवेक ने, अभय ने, इन सब ने खनन में गड़बड़ी कर दी। इन सब को हटाओ, ये सब किनारे करो। नए युवा अधिकारी ये सब बेईमान हो गए, भ्रष्ट हो गए। और जो 20-20 साल की, 30 साल की सेवा करके प्रमुख सचिव बने हैं, 4,000 करोड़ से ज़्यादा घोटाला है, हजारों कर्मचारियों का पीएफ फंसा है, जिनके लिए इतने आंदोलन हुए, उनको आप सम्मान से कुर्सी पे बैठा रहे हैं, बड़े बड़े महकमे का चार्ज दे रहे हैं, प्राइम पोस्टिंग मिल रही है। बड़ी अजीब विडंबना है। कहते हैं कि व्यवस्था में दावे जो होते हैं उनके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। योगी सरकार में ये उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस है उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये ब्यूरोक्रेट इस तरह हावी हो जाएंगे और तोड़ मरोड़ कर अपने हित में फैसले कराएंगे। बहरहाल सवाल ये खड़ा है और दोहरे मापदंड का ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो 4,000 करोड़ का घोटाला करेगा वो महत्वपूर्ण पद पे रहेगा और जो 10-20 करोड़ के मामले में आएगा उसको आप किनारे करके बैठाए रहेंगे। तो एक आईएएस अफसर जो भ्रष्ट है, बेईमान है, जिस पर आरोप है वो खराब है, और दूसरा अच्छा कैसे हो सकता है? इन सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश में तमाम सारे लोग चर्चा करते हैं, जानना चाहते हैं। जब जब सीबीआई बुलाएगी तब तब ये सवाल खड़ा होगा और तब तब सरकार के सामने इस तरह की चुनौतियां आएंगी। अगर पारदर्शिता और एक रूपता लानी है तो आलोक कुमार और अपर्णा यू का भी वही हश्र होना चाहिए जो सीबीआई जांच में फंसे हुए 13 और अफसरों का इस समय है। तो बहरहाल गपशप और चर्चाओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।